Hey my studious people, welcome to Self-Study. In this video lecture, today we'll be starting with our chapter, Natural Resources. This is in the class 9th section, and in this video we'll be discussing about what are resources first of all, then what are natural resources, and about the composition of air. So let's begin with it. And before we start, I would request you people to please press the subscribe button, like the video, and share it with your pals. Now, what are natural resources? Or what are resources first of all? तो रिसोर्स क्या होती है? कोई भी चीज जिसका हमारे पास स्टॉक हो और वो हमारे लिए यूजफुल है, वो सब चीजें हमारे लिए रिसोर्स हैं. जिस भी चीज से हम कोई काम कर सकते हैं, वो सब चीजें हमारे लिए एक रिसोर्स हैं. जो चीज हमारे लिए यूजफुल आती हैं, लाइक वी से वाटर हमारे लिए यूजफुल है बहुत सारे कामों में. इनफैक्ट हमारी लाइफ के लिए ही वो बहुत एक यूजफुल चीज है. एयर को भी हम एक रिसोर्स बोल देते हैं. क्यों? क्योंकि एयर से वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड इट इज यूजफुल फॉर आवर बॉडी. इनफैक्ट इट इज नॉट जस्ट यूजफुल, इट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. तो रिसोर्सेस क्या है? कोई भी वो चीज जो कि यूजफुल है, दे आर नोन एज resources. Now, the next thing which come here is that there are two types of resources. कौन सी हैं? एक होती है natural और एक होती है man-made. अब जो resources हैं उनमें से एक आया natural मतलब जो नेचर में अपने आप एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सारी resources जो हैं वो natural resources हैं. और दूसरी हैं जो man-made resource होती है, मतलब ऐसी चीज जो हमने क्रिएट करी है. तो मैन मेड रिसोर्सेज या फिर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में आप कुछ भी चीजें देख सकते हो, लाइक आर ऑटोमोबाइल्स, दे आर आल्सो अ काइंड ऑफ रिसोर्स, क्योंकि वो हमारे काम में आती हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैन मेड हैं, लेकिन जो नेचर हमें प्रोवाइड कराती है. इस पर्टिकुलर सीरीज में, इस चैप्टर की जो सीरीज हम लेंगे वीडियोस में, हम सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज की बात करेंगे जो हमें नेचर ने प्रोवाइड की हैं, जो हमें नेचुरली मिल जाती हैं. और ऐसी रिसोर्सेज जो नेचुरली अवेलेबल हैं, उन्हें ही हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. So the definition of natural resources comes out to be that the resources which exist in nature, जो nature में exist करती हैं, is called a natural resource. अब इसके examples देखते हैं हम. पहला example है इसका air. एयर नेचर में एग्जिस्ट करती है, और जिस पार्ट में एयर एग्जिस्ट करती है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो पूरा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. दैट पार्ट ऑफ आवर अर्थ, ऑफ आवर होल इकोसिस्टम इज नोन एज एटमॉस्फेयर. और एयर में क्या क्या चीजें हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब चीजें प्रेजेंट हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल. अब ऑक्सीजन का तो हम सबको पता है, ये नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाइवल के लिए कैसे जरूरी है, इसे भी हम अभी इसी वीडियो में आगे देखेंगे. दूसरा नेचुरल रिसोर्स है वाटर. और जिस एरिया में अर्थ में वाटर एग्जिस्ट करता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर. एंड इट इज अ फैक्ट एंड एन अमेजिंग फैक्ट कि अर्थ का 75% जो है वो हाइड्रोस्फीयर ही है, मतलब उस एरिया में पानी है. अगर आप ग्लोब को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो सारे में ओशन है. जो अर्थ का एरिया है वो बहुत कम है. अर्थ का एरिया मतलब जो लैंड एरिया है, दैट इज वेरी लेस. बाकी सारा ब्लू है, दैट इज इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर. तो वो सारा जो एरिया है जहां भी वाटर प्रेजेंट है अर्थ पर, मे बी इट्स अ ओशन, अ सी, अ रिवर, अ लेक और अ पॉन्ड, एनीथिंग, वो सब जो एरिया है वो किस में आता है? हाइड्रोस्फीयर में. एंड
दिस वन इज द लैंड, द थर्ड वन इज लैंड जिसपे हम लोग रहते हैं। दिस इज द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ की सबसे ऊपर वाली क्रस्ट है ना। अर्थ का अगर आप लोगों ने जो स्टडी किया होगा स्ट्रक्चर इन योर ज्योग्राफी, सो उससे आपको पता चला होगा कि अर्थ में कोर होती है, उसके ऊपर आते हैं तो मेंटल की एक लेयर होती है, एंड अबव इट लाइज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो जिस एरिया पे हम लोग रहते हैं दैट इज द क्रस्ट, एंड इट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो लैंड का एरिया है हमारे पूरे अर्थ पे दैट इज नोन एज लिथोस्फीयर। उसमें हमें सॉइल्स और मिनरल्स ये सब चीजें मिलती हैं, ये भी रिसोर्सेज ही हैं। So now we have read about 3 natural resources, that is air, water and land. लाइफ के लिए ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्या है कि इन तीनों को मिला के एक एरिया बनता है जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जहां पर एयर, वाटर, लैंड को एग्जिस्ट कर रहे हों। दैट एरिया इज नोन एज बायोस्फीयर। एंड व्हाई आर वी सेइंग दैट? देखो, बायोस्फीयर का मतलब होता है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। जिस एरिया में आपको लाइफ मिले वो है बायोस। बायो का मतलब इन इटसेल्फ इज लाइफ, बायो वर्ड का मतलब होता है लाइफ। तो जिस एरिया में लाइफ एग्जिस्ट करती है दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। और लाइफ कौन से एरिया में एग्जिस्ट कर सकती है? लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए एयर की जरूरत है, वाटर की भी जरूरत है और लैंड की भी जरूरत है। सो a combination, a coexistence of lithosphere, atmosphere and hydrosphere, a place where life can exist, is known as biosphere. अब जो हमारा बायोस्फीयर होता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन से हैं बायोस्फीयर में? जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जिनमें लाइफ है। अबायोटिक कौन से हैं? जिनमें लाइफ नहीं है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बायो का मतलब है लाइफ। तो जो बायोटिक होंगे उनमें तो लाइफ होगी और जो अबायोटिक होंगे उनमें लाइफ नहीं होगी। So this was about biosphere. Next we come up to air. एयर के की composition हम यहाँ देखेंगे, एयर में क्या क्या होता है। So air is composed of 79% nitrogen, 20% oxygen and 0.1% other gases. So this is the composition of air. उसमें नाइट्रोजन है अप्रोक्सीमेटली 79%, ऑक्सीजन है 20% और बाकी की जो गैसेस हैं वो हैं 1%, जिसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है स्पेसिफिकली इसको बोला जाता है इट इज अराउंड 0.03%। इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में। तो अब क्या होता है दैट देयर आर मेनी थिंग्स अकरिंग ऑन द अर्थ, जिसकी वजह से ये जो एयर की कॉम्पोजिशन है ना ये वैरी करती है। लाइक हर साल इतना ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। अब अगर किसी भी चीज में किसी चीज की पर्टिकुलर चीज की जो परसेंटेज है वो बढ़ेगी तो बाकी की कम होगी, और बाकी की परसेंटेज कम होने का मतलब है किसकी? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की कम हो रही है। अब आप खुद सोचो कि अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज एयर में कम होगी, हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर अस टू ब्रीथ। और ये चीज होती भी है। जब एयर में पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है पीपल फील सफोकेटेड, है ना, सांस अच्छे से नहीं आता। सो ऑल दीज एक्टिविटीज ऑन अर्थ, द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस, दे कॉज पोल्यूशन इन द एयर, जिससे कि क्या होता है कि जो बैलेंस है इन गैसेस का इन द एयर गेट्स डिस्टर्ब्ड, एंड दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड वेरी पर्टिकुलरली कि अगर ये जो बैलेंस है इन गैसेस का ये डिस्टर्ब होता है
So it will definitely, it is going to affect the life forms. क्योंकि हम किस चीज के अकस्टम्ड हैं कि हमें इतना नाइट्रोजन है, इतना ऑक्सीजन है, हम इस वाली एयर में से ऑक्सीजन को ले लेते हैं एंड इट इज इनफ फॉर अस. लेकिन अगर ये प्रोपोर्शन जो है चेंज होगा, सो व्हाट विल हैपन? We'll feel suffocated. A time will come when we will no longer be able to live on this earth. So now let's see how nature itself balances. अगर हम मैन-मेड एक्टिविटीज को या मैनुअल एक्टिविटीज जो हमारी हैं सारी, जिससे एयर का कॉम्पोजिशन वेरी करता है, उसको हटा दें, तो अपने आप कैसे जो हमारी एयर है वो सब चीजों को बैलेंस रखती है. अगर हम नेचर को देखें तो नेचर गिव्स अ वेरी बैलेंस्ड वर्कआउट ऑफ एवरीथिंग. सो हम यहाँ पे देख रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसके साथ साथ हम बाकी सारे को भी समझते जाएंगे. तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में कैसे ऐड होता है? द फर्स्ट वन इज दैट it is added by the generation of energy by breakdown of glucose in eukaryotic and prokaryotic cells. अगर हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा और बड़ा ही ऐसा लगता है लाइक व्हाट हैज बीन सेड, कुछ समझ नहीं आया. बट बेसिकली ये स्टेटमेंट सिर्फ इतना कह रहा है कि रेस्पिरेशन जब हम करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं. देखो, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक सेल्स, दोनों में से कोई भी हो, ये दोनों टाइप के सेल्स जो हैं ये आप लोगों ने अपने फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़े हैं. तो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, इन दोनों को एनर्जी चाहिए. एनर्जी के लिए वो क्या करते हैं? ग्लूकोज को तोड़ते हैं, है ना. और जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस ही ये है कि ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम ब्रेक डाउन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में फॉर्म हुई है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब हम एक्सेल करते हैं तो वो बाहर आती है. तो पहला तो यही है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर जो कि ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करते हैं उससे, और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है. तो जब सब एक साथ सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, एयर में ऐड अप हो रही है. दूसरा प्रोसेस क्या है एडिशन का? दैट इज बाय कंबशन. अच्छा, हमने पहले बोला था कि हम सिर्फ नेचुरल प्रोसेसेस लेंगे जिसकी वजह से जो एयर है या अपने आप को बैलेंस रखती है, लेकिन यहाँ तो हम कंबशन बोल रहे हैं. अब कंबशन में तो हम लोग खुद जो है वो आग लगाते हैं किसी चीज में, है ना. कंबशन इज बर्निंग ऑफ एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बट ऐसा नहीं है. जो हमारा नेचर है उसमें कई बार खुद भी जो है वो कंबशन होता है, लाइक फॉरेस्ट फायर्स. ये आप लोगों ने सुनी होंगी बिकॉज इन 2019 एंड 20 ये बहुत सुनने में आई है. रिसेंटली जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उत्तराखंड में अभी फॉरेस्ट फायर्स थी. उससे पहले बहुत ही ज्यादा डेंजरस एंड वेरी डिजास्ट्रस फायर्स वर एक्सपीरियंस्ड इन द अमेजोन फॉरेस्ट एंड देन इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो. सो ये जो फॉरेस्ट फायर होती हैं इनको कोई ह्यूमन इनिशिएट नहीं करता, मतलब हम लोग नहीं लगाते हैं, वो अपने आप जो है वो फॉरेस्ट में जो फायर्स है वो अपने आप ही स्प्रेड हो जाती है. और इसके अलावा होते हैं वोल्केनिक इरेप्शंस, उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है. सो दीज आर सम ऑफ द नेचुरल प्रोसेसेस जिसके थ्रू कंबशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है. इसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो काम होता है, लेकिन वो नेचुरल प्रोसेस नहीं रह जाता फिर, तो उनमें भी कंबशन ही होता है और वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो रही होती है. सो नाउ ये जो हमने पढ़ा ये था एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऐड हुई है. लेकिन एक चीज और आती है कि जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो उसमें कोई चीज अंदर आ रही है तो बाहर जानी भी तो चाहिए. अगर हम सिर्फ इसको ऐड करते जाते तो जब से लाइफ जो है इस अर्थ पे आई थी
जब से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तब से अब तक तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए था। आज इतनी पॉपुलेशन है ह्यूमंस की, साथ में और एनिमल्स की भी है, तो फिर वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो बढ़ क्यों नहीं रहा है इतना ज्यादा? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो वो हमारे एटमॉस्फेयर से अलग भी निकलता है। कैसे जाता है या कैसे वो हमारे एयर में और नहीं रह पाता? जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्रोसेसेस कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से निकालकर किसी और जगह पर फिक्स कर लेते हैं, दैट आर नोन एज कार्बन फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो होता है प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। जो ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ थोड़े बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, दे आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ जो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं फॉर मेकिंग, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर मेकिंग देयर फूड। तो हम इसलिए कहते हैं ना, प्लांट मोर ट्रीज। उससे क्या होगा? जितने ज्यादा ऑक्सीजन हम लोग रिलीज कर रहे हैं, जो हमने और इतनी एक्स्ट्रा इंडस्ट्रीज लगा दी हैं, जितनी उनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, प्लांट्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। So the first method of fixation of carbon dioxide is by the process of photosynthesis. The plants will uptake carbon dioxide from the air and they will convert it into glucose. तो plants क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब एडिशन वाले में हमने पढ़ा था, वो चीज याद है कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो कहीं ना कहीं एक साइकिल बन गई। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, है ना। जब हम प्लांट के प्रोडक्ट्स को हम खाते हैं तो वो ग्लूकोज हम खा लेते हैं, हमारे अंदर आ जाता है, और फिर इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हम क्या करते हैं? हमें एनर्जी मिलती है, और उसी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वापस से रिलीज भी हो जाती है, वो वापस से एयर में चली जाती है। फिर इसको प्लांट लेगा, ग्लूकोज बनाएगा, एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू लाइक दिस। So this is one of the method of fixation of carbon dioxide. The second method says that by the utilization of marine animals to make their shells. जो मरीन एनिमल्स हैं उनमें से जो कुछ होते हैं उनके ऊपर एक क्रस्ट होती है ना, उनके ऊपर जो शेल वाले एनिमल्स होते हैं। सो सच काइंड ऑफ एनिमल्स, जो उनकी शेल होती है वो कार्बोनेट से बनी हुई होती है। और वो कार्बोनेट्स कैसे बनते हैं? जब वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है तो उसके मदद से कार्बोनेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और इन कार्बोनेट्स को जो मरीन एनिमल्स है, मरीन एनिमल्स दैट इज द एनिमल्स व्हिच आर लिविंग इन सी और ओशंस, तो ऐसे एनिमल्स जो हैं उनके ऊपर एक क्रस्ट रहती है, उस क्रस्ट को, उस शेल को बनाने के लिए वो कार्बोनेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये कार्बोनेट्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड अब सी में कौन डालने जाता है? कोई भी नहीं। कहां से गया? वहां पे एयर से ये सी में डिसॉल्व होता है। सो दीज वर द टू मेथड्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमने दो प्रोसेसेस यहाँ पे देखे थे, जिनमें जो पहले वाले में एडिशन हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड का, दूसरे वाले में रिमूवल हो रहा था एयर में से। तो इस तरीके से जो एयर है वो नेचुरली बैलेंस रखती है कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को एयर में। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बैलेंस्ड है तो ऑक्सीजन तो एज यूजुअल प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसमें भी एक चीज है, अगर हम जो प्लांट्स हैं उनको काटते रहेंगे, सो रिमेम्बर वन थिंग कि इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है जो कि हमारे एयर में ऑक्सीजन को ऐड कर सके। तो अगर प्लांट्स को हम काटते रहेंगे, हमारे पास और कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है, फिर हम सबको एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा अपने साथ, क्योंकि नेचर अपने आप में कहीं से और कहीं से भी
फोटोसिंथेसिस के अलावा और कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो ऑक्सीजन रिलीज करता हो। फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है। सो एंड द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एज सच कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारी लाइफ पर, क्योंकि वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर उसका भी किसी भी तरीके से जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज होगा तो हाँ फर्क जरूर पड़ेगा। क्योंकि अगर नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन चेंज होता है तो आप देखो कि या तो उसमें ऑक्सीजन, सपोज करो कि नाइट्रोजन जो है वो कम हो रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क पड़ेगी। और अगर उसकी वैल्यूज पर फर्क पड़ेगी तो हाँ कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पे भी फर्क जो है वो पड़ेगा। So this was all about today's lesson. Sorry, we are left with another topic. That was atmosphere helps in maintaining the temperature of Earth. So atmosphere is like a envelope. इसकी जब हम सबसे पहले definition पढ़ते हैं ना, so we यही होती है that it is the envelope of air which surrounds the Earth. ये बहुत छोटी क्लासेस में हमें पढ़ा दी जाती है। तो ये एक एनवेलप है जो कि हम अर्थ को सराउंड करता है, और ये एनवेलप किस चीज का है, ऑफ गैसेस। अब इसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन इज दैट इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। मतलब ना तो ये अर्थ को ज्यादा ठंडा होने देता है, ना ये अर्थ को ज्यादा गर्म होने देता है। जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उन्हीं की वजह से ये कंडीशन है आज कि ना तो अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि हम लोगों को प्रॉब्लम हो, लाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो, और ना ही वो इतना कम होता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो। अदरवाइज इफ यू पीपल विल रीड अबाउट अदर प्लैनेट्स, तो कोई प्लैनेट्स हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हैं और कुछ प्लैनेट्स हैं जो बहुत ज्यादा ठंडे हैं। उन कंडीशंस में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अर्थ के पास ये जो एटमॉस्फेयर है यही एक ऐसी चीज है जो बाकी प्लैनेट से हमें अलग करती है, जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो जो गैसेस होती हैं यही जो है इस चीज का काम करती हैं कि ये अर्थ में जब सन रेज आती है और वो स्ट्राइक करके वापस जाती है हमारे अर्थ को। सपोजिटली ये हमारा अर्थ है, सन रेज अंदर आई, सपोज करो 3 रेज अंदर आई है ना, तो 3 में से 2 वापस चली जाएंगी, 1 रह जाएगी। ये बताने का क्या यहाँ पर लॉजिक है, वो ये है कि जितनी रेज अंदर आती है ना, जब वो अंदर आ रही होती है उस टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो अर्थ को हीट अप नहीं करती। whenever sun rays enter the atmosphere of the earth, वो जब तक इस अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक नहीं करती है ना सन रेज, तब तक वो अर्थ को हीट नहीं करती हैं। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस डोंट हीट अप द एटमॉस्फेयर। जब वो यहाँ से स्ट्राइक करके वापस जाती हैं तो उनकी वेवलेंथ चेंज होती है और तब वो हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप करती हैं। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन from the earth they start heating up the atmosphere or the earth। इसलिए सबसे ज्यादा जो गर्म होता है वो कौन से होते हैं, जो लैंड के प्लेन के एरियाज होते हैं। जैसे जैसे आप पहाड़ों पे जाते जाओ टेम्परेचर कम होता जाता है, क्योंकि हीटिंग कहाँ से शुरू हुई है, जब जो रेज हैं वो यहाँ आकर वापस स्ट्राइक करके जा रही हैं तब। तो अब क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत कम अमाउंट में इस हीट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है। अब हम इस चीज को ये क्यों सोचते हैं कि एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। देखो मून है, उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मून जो है वो अर्थ से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर अर्थ है, सॉरी सन से उतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर सन से अर्थ है। ऑलमोस्ट दोनों का जो डिस्टेंस है सन से वो सेम है।
तो मून का टेम्परेचर जो है उसकी रेंज देखो वो कितना वेरी करता है, -190। मतलब अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन की बात करें तो शायद वो उससे ठंडा होता है, तो मतलब गर्म होता है, सॉरी। सो -190 डिग्री से 110 डिग्री, या तो इतना ठंडा या इतना गर्म। 110 डिग्री का मतलब है मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इतना टेम्परेचर वेरिएशन होता है मून पर, जबकि वो सन से उतना ही दूर है जितना दूर हम है, जितना दूर अर्थ है। किस वजह से? डिफरेंस क्या है? सिर्फ कि सन मून के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, उसके पास ये गैसेस नहीं है जो कि उसके टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेचुरल रिसोर्सेस क्या होती हैं, व्हाट आर द composition of air, what is the function of atmosphere. In the next video lecture we will be discussing about how winds are caused, about air pollution and rest of the topics of the chapter. So thank you for watching the video. Subscribe the channel, hit the like button if you do, and share the videos.